प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी श्योराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम मनोविज्ञान के कुछ क्लिष्ट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कंफ्यूज करते हैं और बहुत सी परीक्षाओं में वो आए हुए हैं। प्रश्न पहला है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किसका किया जाना चाहिए? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का स्तर क्या है। बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। अब जो सी है वह आंसर होगा हमारा कि बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। लेकिन बी देखें, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का स्तर क्या है। कंफ्यूज कई बार ऐसे प्रश्न करते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ टेट सेकंड लेवल में यह आया हुआ है प्रश्न, बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। ये तो नहीं है, या है वो देखना है। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चा क्या सीखता है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। मूल्यांकन का उद्देश्य वास्तव में सीखने में आई कठिनाइयां ये भी है और बच्चा क्या सीखता है ये जानना भी है और बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना भी है। क्योंकि मूल्यांकन इवैल्यूएशन होगा तभी हम जो है बच्चे को पास या फेल कर पाते हैं। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? बी टेट फर्स्ट लेवल। वैधता होनी चाहिए अच्छे परीक्षण में, विश्वसनीयता ये भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता ये भी होनी चाहिए। उत्तीर्ण करना जो है यह नहीं होना चाहिए। किसमें? एक अच्छे परीक्षण की ये विशेषता नहीं है कि बस उसे उत्तीर्ण ही कर दो। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, अर्थात रट्टाफिकेशन उनमें ना आए। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है अगर ये पूछते हैं तो रट्टाफिकेशन उनमें नहीं विकसित होगी ये आदत। बाकी प्रश्नों में वो रट्टा लगाने लग जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक समय व अवधि पर निर्भर करती है क्या, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान? उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर या भाषिक नियमों के ज्ञान पर? सीटेट में फर्स्ट लेवल में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो बी इसका आंसर है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। अगर किसी का हम उपचार करें, उसे कोई हेल्प करें, तो अगर समस्या के कारणों की सही पहचान होगी तभी इस पर यह निर्भर कर पाएगा। मूल्यांकन का अर्थ है, आरपीएससी 2019 थर्ड ग्रेड में ये आया हुआ प्रश्न है 2012 में। मूल्यांकन का अर्थ क्या बताया कि धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल करना, कि ये धीमी गति से सीखते हैं, ये प्रतिभाशाली हैं, ऐसा लेवल बच्चे के टैग लगा देना, क्या ये मूल्यांकन है? नहीं। इससे तो इन्फीरियरिटी की भावना आएगी और बच्चा जो है लेबलाइज्ड हो जाएगा। बी, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। अगर उपचारात्मक शिक्षा की जिन्हें आवश्यकता है उनकी हम पहचान कर लेंगे, बात हमें सही लगती है कि उनकी पहचान करें, लेकिन कहीं ना कहीं पहचान से भी बच्चे लेबलाइज्ड हो जाते हैं। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। मूल्यांकन का वास्तव में यही अर्थ है कि जो अधिगम है, जो लर्निंग है, जो पढ़ना है, उसकी कठिनाई वाले क्षेत्र ऐसे कौन से हैं जिनको हम दूर करके बच्चों को सुगमता से पढ़ना सिखा सकें। उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा की सीमा तैयार की एक पाई है का पुष्टिक पोषण प्रदान करना। यह नहीं सिर्फ सी आंसर है कि जहां लर्निंग में बच्चे को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है उस एरियाज की पहचान करना, बस ये मूल्यांकन है। वे प्रश्न
जिनके उत्तर हेतु हाँ या नहीं में से एक का चयन करना हो उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। यह बहुत आसान सा प्रश्न है, वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, एमसीक्यू टाइप के। एक ही प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो ये वस्तुनिष्ठ होता है। उसके बाद में आगे पूछा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, वह छोटा होता है, वह जल्दी समझ में आ जाता है, उसका एक ही उत्तर होता है। ये आप सभी जानते हैं कि एक ही उत्तर वाला जो हमारा प्रश्न होता है वह वस्तुनिष्ठ की एक बड़ी विशेषता है। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात, अर्थात कोई एक विशेष प्रकार का लर्निंग वाला एक्सपीरियंस जब हम प्रदान करने के बाद अधिगम किस स्तर तक हुआ, अर्थात लर्निंग कितनी हुई, लर्निंग कितना सीख पाया, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। यह गलत दे दिया, यहाँ उपयुक्त है ऐसा आना चाहिए था। व्याख्याता रसायन विज्ञान में यह प्रश्न आया है उपलब्धि परीक्षण, अर्थात जब आप कोई विशेष प्रकार से बच्चों को एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं अधिगम में, लर्निंग में, तो वह अधिगम लर्निंग कितना हुआ ये मापा जाता है उपलब्धि परीक्षण में, अर्थात उसकी उपलब्धि जो है विशिष्टता वह कितनी हुई इस परीक्षण के माध्यम से नापी जाती है। अभिवृत्ति परीक्षण, परीक्षण एवं पुनः परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो निदान जो है वह समस्याओं से छुटकारा दिलवाता है, लेकिन हम मापते हैं कि उपलब्धि क्या हासिल अर्जित उसने की। उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण हैं, यह बिहार टेट में पूछा गया है। वैधता, ये भी सही है, वस्तुनिष्ठता, ये भी सही है, और विश्वसनीयता, ये तीनों ही जो हैं ये उत्तम परीक्षा के गुण हैं। उपलब्धि निर्भर करती है किस पर, योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर, प्रेरणा पर, योग्यता पर, आलस्य पर। ये तो हो नहीं सकता, ये दोनों ही एक में बात आ गई, तो इस प्रकार के भी यूपी टेट में प्रश्न पूछे गए हैं। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होता है, उपलब्धि जो परीक्षण होते हैं उनका प्रमुख उपयोग किस में होता है। अधिगम उत्पाद जांच में, अर्थात जो आपने लर्निंग की उसकी जो जांच की जाती है वह उपलब्धि में ही आती है। शैक्षणिक मार्गदर्शन, जब ये शिक्षा से संबंधित मार्गदर्शन किया जाए किसी बच्चे का, वहाँ पर भी हम इसे ही पाते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण, ये जो तीनों हैं यही मिल करके उपलब्धि परीक्षणों के लिए उपयोगी होते हैं। उपचार भी करना पड़ता है, अधिगम की उत्पाद जांच भी होती है और शैक्षणिक मार्गदर्शन भी। उपलब्धि परीक्षण भाग है, ये किसका भाग है उपलब्धि परीक्षण, यह मनोविज्ञान का भाग है, क्योंकि साइकोलॉजिकल तरीके से हमें पता करना होता है कि हमने जो कुछ भी अध्ययन करवाया है या जो अध्यापन हुआ है उसका जो आउटपुट है वह क्या निकला। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए किसमें, शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में, छात्रों के मूल्यांकन में, उपचारात्मक शिक्षण में, उपयुक्त सभी में। अब यहाँ ऐसा लगता है कि सभी में ही उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उपयोग होना चाहिए, लेकिन प्रमुख उपयोग होना चाहिए छात्रों के मूल्यांकन में। अब आप कहेंगे कि जी उपचारात्मक शिक्षण भी तो छात्रों के लिए है, और शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में, अर्थात शिक्षण के कार्य में यदि कोई कमी है उसका मूल्यांकन किया जाए तभी तो उपलब्धि हो पाएगी। लेकिन यहाँ बात सिर्फ है प्रमुख उपयोग किसमें हो, छात्रों के मूल्यांकन में। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है। अब मानक स्तर पर कई चीजों की हम बात करते हैं कि इसका मानक क्या है, अर्थात शुद्धता क्या हो, तो विश्वसनीयता भी हो उसमें, वैधता भी हो और मानक स्तर भी उसमें हो। तो उपर्युक्त सभी जो है वो जिस भी इकाई में होते हैं उन्हें मानकीकृत परीक्षण कहा जाता है। कुछ और प्रश्न देखें कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि इसमें अगर गुणवत्ता वाली शिक्षा देनी है तो परीक्षा के स्थान पर सतत यानी निरंतर, रेगुलर और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। इसमें क्या हो,
संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी व्यक्ति जो है या बच्चा क्या ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसका जो भी क्षेत्र है पूरे का मूल्यांकन। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, ज्ञान के साथ में जो सहगामी अन्य क्रियाएं होती हैं उनका भी मूल्यांकन। मूल्यांकन जो ये है सतत रेगुलर हो और व्यापक क्षेत्रों का होता है, तो ये इसमें सब कुछ आ जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जो निरंतर व्यापक और अच्छे प्रकार से हम इवैल्यूएशन करते हैं बच्चे की, उसका उद्देश्य यह है कि उसकी गुणात्मकता को हम देखें, उसकी निदानात्मकता भी इसमें शामिल हो और परिमाणात्मकता, अर्थात वह आउटपुट क्या दे रहा है, गुण क्या आ रहे हैं और क्या उसका निदान अर्थात कमियां हम दूर कर रहे हैं, ये सब कुछ इसमें आता है इसी उद्देश्य में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य क्या है? कई बार कहते हैं कि व्यापक मूल्यांकन, इस शब्दावली का अर्थ क्या है? तो सी आंसर है कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, अर्थात जो बच्चा शिक्षा ले रहा है उसमें भी और शिक्षा के सहगामी जो क्रियाएं हैं उन सब का जो मूल्यांकन है अर्थात ब्रॉड इवैल्यूएशन, वो व्यापक मूल्यांकन है। सभी विषयों का इसमें नहीं आएगा। और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन सिर्फ अकेला ये नहीं, इसके साथ शैक्षिक भी हो। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन अकेला ये भी ना हो और अकेला ये भी ना हो, दोनों का मिला जुला रूप जो है वह कहलाता है ब्रॉड इवैल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त, क्योंकि इसमें वही संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। पुनरावृत्ति इस प्रश्न की यहाँ फिर से हो गई। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, सतत एवं जो ये व्यापक मूल्यांकन है कि एक तकनीक क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन। देखिए गुणात्मक भी इसमें था, निदानात्मक भी इसमें था और परिमाणात्मक भी था, इन तीनों का इसमें होना अनिवार्य है। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं, अर्धवार्षिक नहीं है, सत्र मूल्यांकन नहीं है, इकाई मूल्यांकन नहीं, ये निदानात्मक इसमें आएगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप ये गुणात्मक, निदानात्मक और परिमाणात्मक ये तीनों ही जो है सतत व्यापक मूल्यांकन में याद रखें। अब एक नया नाम आया है कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना। इसका आंसर देखें कितना लंबा कर रखा है, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष या समक्ष समप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है, अर्थात एक विद्यार्थी जब साथियों के समक्ष पढ़ रहा है तो जो कुछ वो प्राप्त करने लग रहा है उसमें उसे कठिनाई हो, अधिगम को सुगम बनाना एवं ग्रेड न प्रदान करना। तो इसका जो आंसर है वह पहला होगा कि समय विशेष, यानी किसी एक पर्टिकुलर समय की बात कर रहा है, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है उसका पता जब लगाते हैं, अर्थात उसमें एक मिश्रित जब योग्यता होती है उसे ही कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। अर्थात जब इवैल्यूएशन किया जाए तो उसका हम योग करें कि किस समय पर और किन किन कार्यों में विद्यार्थी ने कितना अच्छा जो है अपनी आउटपुट दी है। आगे है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या? एक अलग से फिर मूल्यांकन आ गया, वो योगात्मक था, ये निर्माणात्मक है। प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना, विद्यार्थियों को समझ का पता लगाना, विद्यार्थियों की समझ क्या है, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। तो ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं, ये रीट सेकंड लेवल में आया हुआ प्रश्न है। प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना करना कि क्या उसमें हम उपचार बच्चे का कर रहे हैं और उसकी प्रगति क्या है। तो ये सब जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन है कि बच्चा अपना निर्माण कैसे कर रहा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, ये किस पर बल देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, यानी उसको देखना, जो सीखना है
उसको देखना कि कैसे सीखा जा रहा है, और रिकॉर्ड उसका लेखा जोखा भी रखना और सुधारा जाए, इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर ही बल देता है। ये बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर बल नहीं देता। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, कई बार हम इसको कर सकते हैं गलती में, क्योंकि सीखने को सुनिश्चित करना और व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण होता जाए, अर्थात बार बार परीक्षाएं होती जाएं बड़े स्तर पर। यह परीक्षाओं की इसकी परीक्षण की बात नहीं कर रहा, यह कहता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और उसका सुधार किया जाए, यह उस पर बल देता है। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, ये परीक्षाओं वाली बात नहीं कर रहा, यहां भी परीक्षाओं और यहां भी परीक्षण, तो ये बात इसमें नहीं है। आगे है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, तो इसका पता हम देखते हैं। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। देखिए फिर बात वही आ रही है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन हो रहा है, अर्थात जो लर्निंग हो रही है उसको बारीकी से नोट करना, उसे देखना, और दर्ज किया जाता है, उसको दर्ज भी किया जाता है कि आखिर इतनी प्रोग्रेस लर्निंग में हो रही है, और उसी के लिए सुधार किया जाता है। ये सब चीज़ें सतत और व्यापक मूल्यांकन में आती है, अर्थात निरंतर व्यक्ति ब्रॉड टाइप पर इवैल्यूएशन करता रहता है, क्या सीखा गया नोट किया जाता है, सुधार के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए ऐसे तो आते ही नहीं, आप सभी जानते हैं। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों के लिए, भाई बच्चा ज़्यादा जल्दी जल्दी गलतियां ना करके फिर जो गलतियां हैं उसके उनमें कमी आ जाए, अर्थात वो फिर बाद में कम होने लग जाए, तो ये भी बात इसमें नहीं है। तो ये हमारा जो बी आंसर है वह सही होगा। ये मूल्यांकन से संबंधित कुछ और प्रश्न देखें। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है, अगर सामाजिक अध्ययन है उसमें मूल्यांकन का क्या प्रयोजन होगा, कक्षा परीक्षण में सुधार करना, यह तो सामाजिक अध्ययन में नहीं आएगा। विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, अर्थात विद्यार्थियों ने जो कार्य का निष्पादन किया है उसकी आउटपुट दी है उसको प्रमाणित करना, यह भी इसमें नहीं आएगा। कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, कक्षा शिक्षण में सुधार भी हो, अकेला ए नहीं, कक्षा शिक्षण में सुधार भी हो और जो कार्य है उसको निष्पादन, उसको किस प्रकार से वो कर रहा है उसको प्रमाणित करना, ये किस में आएगा, सामाजिक अध्ययन में। परीक्षा पद्धति व पाठ्यक्रम में सुधार करना ये नहीं आएगा, तो क्या आंसर होगा, कक्षा शिक्षण में भी सुधार व कार्य निष्पादन को भी प्रमाणित करना, ये सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन रहता है। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी, अर्थात कि ये भी शामिल किए जाएं। लैंगिक केवल मुद्दों को, ये भी नहीं, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी ये चीज आ जाएगी, कोई भी स्तर का विद्यार्थी उसका लैंगिक एवं जो स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं वो भी इसमें शामिल की जाएं। लैंगिक व किशोर दोनों मुद्दों को, केवल किशोरों के मुद्दों को, ना अकेले किशोर हैं और ना ही सिर्फ किशोर के लैंगिक मुद्दे ही हों, ये दोनों हों, सभी विद्यार्थी कोई भी उसका लैंगिक भी और स्वास्थ्य संबंधी भी ये सुधार हो, ऐसा सामाजिक अध्ययन में शामिल करने की अनुशंसा की गई। किस परीक्षण की विश्वसनीयता, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी उतनी ही अधिक होगी। जो भी परीक्षण किया जाएगा वो जितना विश्वसनीय होगा उसकी वैधता भी उतनी ही ज्यादा क्या है, अधिक होगी, उतना ही वह मान्य होगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कौन सा, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, वे उनकी गलतियां ही निकालते रहें, ये तो नहीं होना चाहिए।
शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। अब हम जो है इसे सही कर सकते हैं कि हाँ, मूल्यांकन होता वही है कि उनकी उपलब्धियों को मापें। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, यह भी कई लोग मान सकते हैं। सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार, ये है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य कि सीखने में, लर्निंग में जो कमियां आ रही हैं, जो बाधाएं, इम्पेडिमेंट्स, जो बैरियर, हर्डल आ रहे हैं, उनको दूर करना, उनका निदान करना, उनका उपचार करना। तो निदान, उपचार और कमियों का ही निदान और उपचार, ये किस में आएगा? मूल्यांकन के उद्देश्य में। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, नहीं, गलत है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा सही है। बच्चों का जो इवैल्यूएशन है वो लगातार होनी चाहिए और बड़े स्तर पर होनी चाहिए। गृह कार्य परीक्षण, लिखित एवं मौखिक परीक्षा, ये गलत है। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है, अर्थात जो वेरीफाई जिसको हम करते हैं परीक्षण को, कि हाँ उसमें क्या होता है, विश्वसनीयता और वैधता उसमें होनी चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न नहीं हो कि एक निबंध के तौर पर बड़े बड़े प्रश्न हो, बच्चा रट्टा लगाएगा। मौखिक प्रश्न जब पूछे जाते हैं वह भी नहीं, क्योंकि उनकी वैधता नहीं होती। प्रायोगिक प्रश्न ये भी नहीं, सिर्फ विश्वसनीयता और वैधता वाले, अर्थात जिसका एक ही आंसर बैठता हो, सटीक उसमें हम बच्चे का रिकॉर्ड जान सकते हैं, वही प्रमाणीकृत परीक्षण होता है। तो साथियों, आपको ये जो कुछ क्वेश्चन थे वो किस प्रकार के लगे, ये मैंने जो अलग अलग क्षेत्रों में हुई परीक्षाएं हैं उनसे एकत्रित किए हैं। तो आप अपना जो कमेंट है वह अवश्य लिखें ताकि हमारा प्रोत्साहन हो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी व्याकरण भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, मनोविज्ञान भी, हरियाणा जीके भी, इंडिया जीके भी, और भी आपको इसमें काफ़ी तरह की जानकारियाँ मिलेंगी। और जो भर्ती परीक्षाएं आती हैं उनके बारे में भी मैं अपडेट, जो ताज़ा सूचना है वह देने की कोशिश करता हूं। एक बार मैं पुनः चैनल में बने रहने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत, जय जवान।